हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के जो क्लास है वो क्लास 10th के सभी स्टूडेंट के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस क्लास में हम विज्ञान का जो हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसका हम वन शॉट वीडियो सॉल्व करेंगे। और मैं आप सभी को ये बता देना चाहता हूँ कि यदि आपने चैप्टर नंबर 1 रसायन अभिक्रिया एवं समीकरण इसमें आपको कुछ भी नहीं पढ़ा है, कुछ भी आपने याद नहीं किया है, तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इस वीडियो को अंत तक आप देख लेते हैं तो ये पूरा चैप्टर आपका खूब अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। और मैं आप सभी को इसमें ये भी बताऊंगा कि कौन कौन सा ऐसा टॉपिक है जो आपके बोर्ड एग्जाम में क्या करता है, आता है। तो आइए अब हम बिना देर किए इस क्लास को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हमारे पास पहला हमारा है परिवर्तन। हमारे ज़िंदगी में हर एक कदम कदम पर क्या है, परिवर्तन है। तो हम सबसे पहले हम समझेंगे परिवर्तन क्या है। तो परिवर्तन जो हमारे पास होता है, हमारी ज़िंदगी में दो तरह से परिवर्तन होते हैं। किस तरह से? दो तरह से परिवर्तन होता है। पहला परिवर्तन होता है भौतिक परिवर्तन, दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है, इसमें हम पहले ये समझते हैं। तो भौतिक परिवर्तन, जैसे हम क्या कर रहे हैं, जल से हम बर्फ़ बना ले रहे हैं। क्या? जल को हम बर्फ़ बना दे रहे हैं और फिर से बर्फ़ से हम क्या कर रहे हैं, जल बना दे रहे हैं। तो इसका जो सूत्र है H2O, मतलब जल का सूत्र क्या है, H2O। तो इसका मतलब इसको जब हम बर्फ़ बना रहे हैं तो इसका सूत्र भी क्या हो रहा है, एकदम सूत्र भी मतलब बदल नहीं रहा है। तो जब किसी भी कोई भी अथी हो, पदार्थ हो, उसका सूत्र नहीं बदलता है तो उसको हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल से यहाँ बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पर हमारे पास जल है, क्या है, हमारे पास जल है। जल का सूत्र क्या होता है, H2O होता है। H2O होता है और इसी जल को हम क्या कर रहे हैं, बर्फ़ हम बना दे रहे हैं। मतलब फ्रिज में रखकर हम इसको बर्फ़ बना दे रहे हैं। तो इसका बर्फ़ का सूत्र भी क्या हो जाएगा, बर्फ़ का सूत्र भी वही रहेगा, H2O ही रहेगा। तो इसका सूत्र में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो इसी को कहते हैं भौतिक परिवर्तन। अब मैं आशा करता हूँ कि आपको भौतिक परिवर्तन समझ में आ गया होगा। अब मैं आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा भौतिक परिवर्तन। अब हम समझेंगे रासायनिक परिवर्तन। क्या हम समझेंगे? अब हम समझेंगे रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन मतलब कोई भी जैसे हम हाइड्रोजन ले रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पर हाइड्रोजन ले लिया और प्लस में हमने ऑक्सीजन ले लिया। अब हमने इन दोनों की अभिक्रिया हमने कराया तो हमारे पास क्या मिल गया, हमको H2O मिल गया। क्या मिला है, हमको H2O मिल गया है। तो इन दोनों को आप थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो हमको हाइड्रोजन गैस था और ऑक्सीजन था। तब जब ऑक्सीजन गैस था तो इन दोनों गैस को हमने जब मिलाया, जब इसको हमने अभिक्रिया कराया तो हमारे पास क्या मिल गया, हमको H2O मिल गया, मतलब हमको जल मिल गया। तो इन दोनों के सूत्र में कुछ न परिवर्तन हुआ है ना। जैसे जब हमारे पास ऐसे ही परिवर्तन होते हैं उसी को कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। और इसको रासायनिक परिवर्तन भी कहिए या रासायनिक अभिक्रिया भी कह सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको रासायनिक परिवर्तन भी समझ में आया होगा। यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ पर कुछ बातें लिखा है यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया हो सकती है तो इनका होने के संकेत निम्न है। मतलब जो रासायनिक परिवर्तन होंगे उसके परिवर्तन के संकेत भी निम्न है, मतलब बहुत से इसके संकेत हैं। जैसे पहला हमारा संकेत है अवस्था में परिवर्तन। क्या है? अवस्था में परिवर्तन। दूसरा है रंग में परिवर्तन। तीसरा है गैस में परिवर्तन। जैसे मान लेते हैं हम पानी को क्या कर रहे हैं, पानी को हम गर्म कर रहे हैं तो वह भाप बनकर उड़ रहा है, मतलब एक गैस बनकर उड़ रहा है। और यदि हम उस भाप को, मतलब उस गैस को यदि हम किसी में पैक कर लें तो फिर से पानी बन जाएगा ना। तो इसमें गैस को हम परिवर्तन हो रहा है, तो उसमें इसी को कहते हैं गैस में परिवर्तन। उसके बाद है तापमान में परिवर्तन। ये थोड़ा सा आपको समझने में मतलब आ रहा होगा कि तापमान में कैसे परिवर्तन होता है। तो जैसे हमारे पास बाइक हमारे पास यदि हम नहीं चलाते हैं तो उसका इंजन जो होता है वो ठंडा रहता है, लेकिन जब उसमें हम पेट्रोल डालकर
और उस गाड़ी को चलाते हैं तो हमारे पास जो इंजन उसका रहता है वो पहले ठंडा रहता है, फिर से जब हम ज़्यादा देर तक चलाने लगते हैं तो उसका इंजन क्या होता है, धीरे 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 क्या होता है, गर्म हो जाता है। तो उसके ताप में परिवर्तन हुआ है ना, पहले ठंडा था अब उसके बाद गर्म हो गया, तो इसके ताप में परिवर्तन हो रहा है। तो उसके जब भी ताप में परिवर्तन होगा तो वो कौन सा रासायनिक परिवर्तन होता है। तो अब मैं आशा करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा, और यहाँ तक आपको समझ में आया तो एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बता दीजिए। और ये मैं खूब अच्छे तरीके से मतलब इसको थोड़ा सा मैं फास्ट लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में ये परिवर्तन मतलब रासायनिक परिवर्तन ये कुछ भी नहीं आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन आपके बुक में दिया है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो अब हम चलते हैं इसके आगे। इसके आगे देखिए हमारे पास है ढांचा रासायनिक समीकरण। क्या है, ढांचा रासायनिक समीकरण। ढांचा रासायनिक समीकरण क्या होता है, तो मान लेते हैं हमारे पास कोई भी समीकरण हो, क्या कोई भी समीकरण हो और वह समीकरण संतुलित नहीं है, उसी को हम कहते हैं ढांचा रासायनिक समीकरण। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा बात समझ में नहीं आया होगा कि संतुलित का मतलब क्या है। कोई भी हमको रासायनिक समीकरण है, रासायनिक समीकरण किस प्रकार से होता है, जैसे हमने अभी एक लिया था सूत्र, वही मतलब अभिक्रिया जो पीछे लिया था वही ले रहा हूँ। जैसे H2 + O2 ले लिया, जब हमने इसकी अभिक्रिया कराया तो हमको मिला H2O मिल गया। तो ये हमारे पास क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। और हमने क्या कर दिया, इन दोनों को जब हमने अभिक्रिया कराया तो हमको ये मिला। तो इसमें हमारे पास ढांचा रासायनिक समीकरण यही कहता है कि जब हमारे पास कोई भी अभिक्रिया हो और वह संतुलित नहीं हो, उसी को हम कहते हैं ढांचा रासायनिक समीकरण। संतुलित नहीं हो, संतुलित का मतलब क्या होता है, इधर हमारे पास हाइड्रोजन 2 है तो इधर भी 2 है, तो ये बात, ये तो दोनों हाइड्रोजन सेम है, मतलब ये संतुलित है। लेकिन ऑक्सीजन इधर हमारे पास क्या है, 2 है, लेकिन ऑक्सीजन हमारे पास इधर क्या है, 1 है। तो इधर 2 है इधर 1 है, तो यह हमारे पास ऑक्सीजन जो है ये क्या है, बराबर नहीं है, मतलब संतुलित नहीं है। तो इसी को कहते हैं ढांचा रासायनिक समीकरण। जब हमारे पास कोई भी समीकरण होगा, जब इस प्रकार से होगा, वो आपको मतलब जो हमारे पास उसमें थोड़े से भी मतलब इधर 2 है इधर 1 है तो उसमें थोड़े से कमी आ रही है, तो इसी को कहते हैं ढांचा रासायनिक समीकरण। और यहाँ पर हमने लिखा है यदि रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों। अब यहाँ पर 2 शब्द आया है, अभिकारकों और उत्पादों। अभिकारकों उत्पादों किसे कहते हैं, तो जो इधर का पूरा रहता है, क्या, जो इधर का पूरा पार्ट रहता है वह हमारे पास क्या कहलाता है, वह हमारे पास अभिकारक कहलाता है। और जो हमारे पास इधर जो हमारे पास नया बनता है, इन दोनों के मतलब इन दोनों के अभिक्रिया करा रहा है तो हमें इधर कुछ नया बन रहा है, तो इसी को हम कहते हैं उत्पाद कहते हैं। जैसे हमने क्या कर दिया, हम जैसे चाय बना रहे हैं, चाय शब्द आया है तो एक इंसान का बहुत याद आया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चाय पीता है। तो जैसे यहाँ पर हम चाय बना रहे हैं तो चाय बनाने के लिए हम क्या करते हैं, चाय बनाने के लिए हम दूध लेते हैं, पानी लेते हैं, चीनी लेते हैं, अदरक लेते हैं, इलायची लेते हैं, बहुत से मतलब कुछ ले लेते हैं। जब उसको हम क्या करते हैं, मिक्स कर कर उसको जब हम गर्म करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, हमको चाय मिलता है। क्या मिलता है, हमको चाय मिल जाता है। तो उस चाय हमारे पास क्या है, एक मतलब हमने क्या किया, अभिकारक के लिए लिया, मतलब हमने बहुत से सामान को इकट्ठा कर कर उसको हम जब गर्म किए तो एक हमको उत्पाद मिला है, एक हमको नया पदार्थ मिला है। उसी नए पदार्थ को हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। अब मैं आशा करता हूँ कि आपको मतलब ये अभिकारक और उत्पाद समझ में आ गया होगा। इधर वाले को अभिकारक कहते हैं, इधर वाले को उत्पाद कहते हैं। तो ये हमने लिखा है यदि रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों को संतुलित नहीं किया जाता है तो उसे ढांचा रासायनिक समीकरण कहते हैं। मतलब कोई भी हमारे पास रासायनिक समीकरण हो उसको हम संतुलित नहीं कर रहे हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, ढांचा रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब मैं आशा करता हूं कि आपको ढांचा रासायनिक समीकरण समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसके अगले नंबर पर। यहाँ आप देख लीजिए, आखिर यहाँ पर लिखा है आखिर रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करें। यह हमारे पास एक क्वेश्चन बन रहा है। क्या है, एक हमारे पास ये क्वेश्चन बन रहा है।
तो मतलब इसमें कह रहे हैं कि आखिर रासायनिक समीकरण को हम संतुलित क्यों करें, ऐसे ही नहीं सही है। जैसे हमने यहाँ पर अभी देखा, यहाँ पर हमारे पास था, तो हमारे पास H था, इन दोनों का H2 था, O2 था, इन दोनों की अभिक्रिया कराया तो हमको H2O मिल गया। तो हम इस समीकरण को हम संतुलित क्यों करें, हमें क्यों आवश्यकता पड़ रही है इसको संतुलित करने के लिए। तो इसके मतलब ये बात हमको यही हमें इसमें समझना है कि हम इस समीकरण को क्यों संतुलित करें। तो द्रव्यमान संरक्षण का एक नियम होता है, आपने पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा। द्रव्यमान संरक्षण का नियम मालूम होगा तो आपको ये मतलब ये संतुलित क्यों करें आपको समझ में आ जाएगा। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम यही कहता है कि यदि कोई भी अभिक्रिया हम करा रहे हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें हमारे पास कुछ भी चीज़ कमी हो रही है। जैसे हमने अभी यहाँ वही ले रहे हैं H2 + O2, जब हम इसकी अभिक्रिया करा रहे हैं तो हमारे पास H2O मिल रहा है। तो जब हम कोई भी अभिक्रिया कराते हैं जो कोई भी, तो उसमें कुछ ना कुछ कमी आती है। तो वो जो हमारे पास कमी आ रही है, यहाँ पर ऑक्सीजन की एक कमी आ रही है, तो वो ऑक्सीजन एक कहाँ चला गया, तो वही हमारे पास एक ऑक्सीजन वो कहाँ चला गया है, उसी को हम मतलब वो ऑक्सीजन नष्ट भी नहीं हो सकता है और हमारे पास क्या होता है, निर्माण भी हम नहीं कर सकते हैं। तो इसी को मतलब संतुलित करने के लिए वही ऑक्सीजन को मतलब एक ऑक्सीजन जो गायब हुआ है उसी को लाने के लिए हम इस समीकरण को संतुलित करते हैं। तो वही हमने यहाँ पर लिखा है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश होता है। मतलब जो हमारे पास है इसमें एक ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो इसका एक ऑक्सीजन जो गायब हुआ है उसी मतलब वो तो नष्ट भी नहीं हो सकता है और उसका निर्माण भी नहीं कर सकते हैं, तो वो नष्ट भी नहीं हुआ है। तो इसी को ऑक्सीजन को लाने के लिए हम इस समीकरण को संतुलित करेंगे। तो संतुलित कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों में देख लेते हैं सबसे अधिक किसका मात्रा है। तो दोनों का सेम है तो दोनों में से किसी भी ले लेते हैं। तो पहले हम हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन इधर 2 है, हाइड्रोजन इधर भी 2 है, तो ये तो हाइड्रोजन संतुलित है। लेकिन ऑक्सीजन इधर 2 है और इधर 1 है, तो ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए हम इसमें 2 से गुणा कर देते हैं। यहाँ पर हम 2 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 2। तो हमने जब इसमें 2 से हमने गुणा कर दिया, मतलब हमने यहाँ पर क्या कर दिया, हमने H2O और फिर से H2O ले लिया, मतलब 2 बार हमने H2O ले लिया, तो यही हमारे पास ये हो गया। तो यहाँ पर 2 हमने लिख दिया। तो जब हमने यहाँ पर लिख दिया तो हमारे पास अब कितना हो गया, एक मतलब इसमें 2 हमारे पास तो 2 ऑक्सीजन हो गया, लेकिन हाइड्रोजन भी क्या हो गया, 4 हो गया। मतलब यहाँ पर 2 था और 2 इसमें गुणा हो गया, तो 2 गुणा हो गया तो 4 हो गया। लेकिन इधर हाइड्रोजन 2 है तो इधर भी हम 2 से गुणा कर देंगे, तब हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास संतुलित हो जाएगा समीकरण। तो इसी को हमने संतुलित कर दिया और यही हमारे पास मतलब इस रासायनिक समीकरण को संतुलित इसीलिए करते हैं। मतलब जो ऑक्सीजन गायब होता है वो निर्माण भी नहीं कर सकते और नष्ट भी नहीं कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अभी ऑक्सीजन एक गायब हो गया था तो उसको वह नष्ट भी नहीं होता है और न निर्माण ही होता है, तो यहाँ पर नष्ट भी नहीं हुआ था, तो उसी को मतलब लाने के लिए हम यहाँ पर रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। अब मैं आशा करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसके अगले नंबर पर। तो यहाँ पर देख लीजिए, अगला नंबर हमारा टॉपिक है कुछ रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करके लिखना। मतलब जो हमारे पास है ये आपके बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में सवाल आता है। जैसे हमारे पास दे दिया है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, और इसके जब अभिक्रिया कराया तो हाइड्रोजन क्लोरीन बन रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड बन रहा है। क्या बन रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हमने जब इसको हाइड्रोजन है तो इसको हम मतलब रासायनिक समीकरण के रूप में लिखना है। ये जो हमारे पास हिंदी में दिया गया है इसको हमें रासायनिक समीकरण के रूप में लिखना है। तो हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन हमारे पास H, तो ये हमारे पास हाइड्रोजन हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या है, प्लस में हमारे पास क्लोरीन है। तो यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, हम यहाँ पर क्लोरीन ले रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों की हम अभिक्रिया करा रहे हैं। तो जब हम इन दोनों की अभिक्रिया करा रहे हैं तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा हाइड्रोजन क्लोराइड मिलेगा। तो हाइड्रोजन क्लोराइड को हम कैसे लिखते हैं, तो हमारे पास मिलेगा हमको हाइड्रोजन क्लोराइड मिलेगा, हाइड्रोजन
क्लोराइड मिलेगा। तो जब हमने इन दोनों की अभिक्रिया कराया तो हमको क्या मिल गया, हाइड्रोजन क्लोराइड मिल गया। लेकिन ये जो समीकरण है ये संतुलित नहीं है। क्यों संतुलित नहीं है? क्योंकि इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन 1 है, तो इसको हम संतुलित करेंगे। तो इधर 2 है, इधर 1 है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम 2 से गुणा कर दे रहे हैं। तो हाइड्रोजन भी 2 हो गया और हाइड्रोजन इधर भी 2 हो गया। लेकिन क्लोरीन हमारे पास है, ये इधर 2 हो गया। तो यदि हम इसमें भी यदि हम 2 से गुणा कर दें तो हमारे पास ये भी संतुलित हो जाएगा। इसमें हमने 2 से गुणा कर दिया क्लोरीन में, और इधर में हमारे पास 2 से गुणा हो गया, तो क्लोरीन भी हमारे पास क्या हो गया, 2 हो गया, हाइड्रोजन भी 2, हाइड्रोजन भी 2, तो ये हमारे पास संतुलित हो गया। अब हमारे पास है दूसरा, हमारे पास है सोडियम प्लस जल है। तो सोडियम को किससे हम प्रदर्शित करते हैं, तो Na से सोडियम को प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद प्लस में हमारे पास क्या है, जल है। तो जल को किससे लिखते हैं, H2O से हम प्रदर्शित करते हैं। उसका इसकी हम अभिक्रिया करा रहे हैं तो हमारे पास क्या मिलेगा, हमको मिलेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सोडियम, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब OH मिलेगा। उसके बाद फिर से प्लस में क्या मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा, मतलब H2 मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा। तो ये हमारे पास हो गया। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हमारे पास ये जो समीकरण है ये संतुलित है। क्यों हमारे पास संतुलित है, क्योंकि इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर भी हाइड्रोजन 2 है। नहीं, ये समीकरण संतुलित नहीं है। इधर हाइड्रोजन 2 है लेकिन इधर हमारे पास हाइड्रोजन कितना आ रहा है, हमारे पास 3 आ रहा है। तो हम इसी को हम संतुलित करेंगे। तो इधर हमारे पास हाइड्रोजन 2, इधर 3 है, इधर 2 है। तो यदि हम इसमें भी 2 से हम गुणा कर दें तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। लेकिन ये हमारे पास कितना है, 3 है, 3 है ना। तो यदि हम इसमें भी 2 से गुणा कर दें, 2 से गुणा कर दें तो ये हमारे पास अब हाइड्रोजन 2 हो गया और यहाँ पर हाइड्रोजन 2, तो 4 हो गया। लेकिन हमारे पास जो हमारे पास सोडियम है Na, ये हमारे पास 2 है, लेकिन इधर हमारे पास क्या है, 1 है। तो इसमें भी हम 2 से गुणा कर दे रहे हैं तो हमारे पास क्या हो गया, सोडियम में हमारे पास 2 हो गया, 2 हो गया। अब हमारे पास ये समीकरण जो है संतुलित हो गया। तो कैसे मिलाएंगे, सबसे पहले सोडियम मिलाते हैं। सोडियम हमारे पास 2 है, तो इधर भी हमारे पास सोडियम कितना है, 2 है। उसके बाद हमारे पास हाइड्रोजन कितना है, तो 2 दूना 4 है। तो यहाँ पर 2 हमारे पास यहाँ पर है और 2 दूना ये 2 इसमें गुणा कर लिया तो ये हो गया 2, तो 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया। तो अभी हमारे पास इधर भी 4 है, इधर भी 4 है। ऑक्सीजन इधर क्या है, 2 है, तो इधर अभी ऑक्सीजन हमारे पास क्या है, 2 है। तो ये हमारे पास समीकरण संतुलित हो गया। इसी टाइप से आपके बोर्ड एग्जाम में समीकरण दे देंगे और आपको इसी प्रकार से समीकरण लिखना होगा। मतलब कोई भी आपको ऐसे हिंदी में लिख कर दे देगा और उसको रासायनिक समीकरण में आपको बदलना पड़ेगा। तो आपको मतलब ये आना चाहिए। अब हम चलते हैं इसके आगे। तो इसके आगे हमारे पास है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार एवं उनके उदाहरण। ये जो हमारे पास तीनों है, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, उपचयन व अपचयन अभिक्रिया, ये तीनों मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मतलब चारों जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम में ये चारों में से कोई भी आपके बोर्ड एग्जाम में एक तो आएगा ही आएगा। तो इन चारों को बहुत ही ध्यान से समझिएगा। तो यह हमारे पास पहला हमारे पास है संयोजन अभिक्रिया। तो सबसे पहले तो हम समझेंगे संयोजन अभिक्रिया। तो यहाँ पर हमने लिखा है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, संयोजन अभिक्रिया होता है कोई भी हमारे पास 2 अभिकारक है। क्या है, 2 अभिकारक। अभिकारक का मतलब क्या होता है, कोई भी मतलब जो हमने अभी यहाँ पर हमने अभी कराया था। तो ये हमारे पास क्या है, 2 अभिकारक है। क्या है, 2 अभिकारक है। तो इन दोनों के अभिकारकों को हम अभिक्रिया करा रहे हैं तो हमारे पास क्या मिल रहा है, एक नया उत्पाद मिल रहा है। तो जब भी हम 2 अभिकारकों को हम अभिक्रिया कराते हैं और एक हमें उत्पाद मिलता है, उसी को हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। तो यहाँ पर देख लीजिए, हमने वही यहाँ पर लिखा है कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब यहाँ पर क्या है, जैसे हमने यहाँ पर ले लिया H2, ये हमने ज़्यादा ले लिया है, इसी को हम ले रहे हैं। जैसे हमने C ले लिया, प्लस में O2 ले लिया, O2 ले लिया। तो ये हम इन दोनों के अभिक्रिया करा रहे हैं, मतलब कार्बन ले लिया और ऑक्सीजन ले लिया। तो इन दोनों का अभिक्रिया करा रहेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, CO2 बनेगा।
तो वही हमने यहाँ पर लिखा है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ, क्या, जब दो या दो से अधिक पदार्थ, मतलब दो भी हो सकते हैं और दो से अधिक भी हो सकते हैं, एक नहीं हो सकता है। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ एकल उत्पाद बनाते हैं, मतलब एक, ये जो हमारे पास है एकल ही न है, एक ही न उत्पाद है, तो एक उत्पाद बनाते हैं, उसी को हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। अब मैं आशा करता हूँ कि आपको संयोजन अभिक्रिया समझ में आया होगा। तो इसमें हमने जब हम कार्य कराया तो इसमें हमको संयोजन अभिक्रिया मिला। तो इसमें हमारे पास इसमें ऊष्मा भी उत्सर्जित होता है, क्या होता है, ऊष्मा भी निकलता है। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं ऊष्मा, ऊर्जा। क्या होता है, इस जब आप क्रिया कराएंगे तो हमको ऊष्मा भी निकलेगा। तो जब हमारे पास ये ऊष्मा निकल रहा है, इस ऊष्मा को हम क्या कहते हैं, इसको पहले हम समझते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा है ऊष्मा, क्या लिखा है हमने, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। जो हमारे पास ऊष्मा निकल रहा है उसी को हमने जानेंगे कि क्या है। जो हम जैसे हमने ये अभिकारक रासायनिक समूहों को मतलब क्रिया कराया, तो हमारे पास ये जो ऊष्मा निकला है, ये हमारे पास किस प्रकार से ऊष्मा निकला है इसी को हम समझेंगे। तो हमने यहाँ पर लिखा है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, कोई भी हम अभिक्रिया करा रहे हैं तो उसमें क्या होता है, ऊष्मा निकलता है, क्या करता है, ऊष्मा निकलता है, उसी को हम समझेंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा है जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होता है उन्हें ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया मतलब जैसे हमने क्या कर लिया, जैसे हमने अभी कार्बन लिया था, कोयला लिया था, उसके बाद ऑक्सीजन ले लिया था। इन दोनों के जब हमने अभिक्रिया कराया था हमको क्या मिला, CO2 मिला और प्लस में हमको ऊष्मा भी मिला। क्या हो रहा है, ऊष्मा भी हमको मिला, ऊष्मा ऊर्जा। क्या मिला हमको, ऊष्मा ऊर्जा मिला। तो ये हमारे पास ऊष्मा निकल रहा है, इसी को हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे हमने क्या करा, इन दोनों की जब हमने अभिक्रिया कराया, तो जब हम अभिक्रिया करा रहे हैं, इन दोनों का अभिक्रिया कराएं तो कुछ ना कुछ ऊष्मा जब कराएंगे तो कुछ ना कुछ ऊष्मा तो निकलेगा ही ना, तो उसी को हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इसे भी आप याद कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं इसके आगे। अब हमारे पास है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो जब हमारे पास एकल अभिकारक हो, क्या हो, एकल अभिकारक हो, मतलब कोई भी एक तत्व हो और उस तत्व के जब हम मतलब कराएंगे, जब हम उसमें क्या करेंगे, ऊष्मा हम देंगे, मतलब जब हम उसमें ऊष्मा देंगे तो हमारे पास क्या होगा, दो उत्पाद हमको मिलेगा, मतलब दो नया पदार्थ मिलेगा, उसी को कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। देखिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है, जिस अभिक्रिया में एकल अभिकर्म, यहाँ पर अभिकर्म नहीं होना चाहिए, अभिकारक होना चाहिए, अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करते हैं उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसा हमने यहाँ पर ले लिया H, जैसा हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जल का विद्युत अपघटन। तो जल का विद्युत अपघटन, तो जब आप जल ले लेते हैं, क्या है, जल ले लेते हैं और उसमें आप क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाह करते हैं। क्या करते हैं, जब उसमें विद्युत धारा प्रवाह करते हैं तो आपको मिलेगा H2 मिलेगा और O2 मिलेगा। क्या मिलेगा, H2 मिलेगा और O2 मिलेगा। मान लेते हैं आप जल ले लेंगे तो आपको अलग से H2 गैस अलग हो जाएगा और O2 गैस अलग हो जाएगा, मतलब ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास एक ही नो अभिक्रिया है, एक ही नो अभिकारक है, और इसकी जब हमने अभिक्रिया कराया जल में, मतलब जल में विद्युत अपघटन कराया, मतलब इसमें हम विद्युत प्रवाह कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या हो रहा है, दो नया पदार्थ मिल रहा है, मतलब हाइड्रोजन मिल गया और ऑक्सीजन मिल गया, तो उसी को हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। अब मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हम इन दोनों में हमने विद्युत धारा प्रवाह किया, मतलब कोई हम इसमें ऊर्जा हम क्या करें, इसको हम ऊर्जा दे रहे हैं, इसमें हम ऊर्जा दे रहे हैं, जल में हम ऊर्जा दे रहे हैं, मतलब जल ऊर्जा क्या कर रहा है, अवशोषित कर रहा है। तो जो ऊर्जा अवशोषित कर रहा है, तो अवशोषित कर रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, ये बात समझेंगे। मतलब जैसे हमारे पास ये जल है, तो जल हमारे पास मान लेते हैं ये जल है, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम विद्युत धारा प्रवाह कर रहे हैं। तो जब हम विद्युत धारा प्रवाह कर रहे हैं तो विद्युत धारा एक ऊर्जा ही ना है, तो उस ऊर्जा को ये अवशोषित कर रहा है। जब अवशोषित कर रहा है तब ये दो भागों में टूट रहा है, तो जो ऊर्जा अवशोषित कर रहा है उसको हम क्या कहते हैं, ये पहले हम समझते हैं।
तो उसको हम कहते हैं ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया। ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है? जैसे हमने यहाँ पर क्या कर लिया, यहाँ पर हमने लिया है 2FeSO4 मतलब फेरिस सल्फेट लिया है। ये हमारे पास क्या है? फेरिस सल्फेट है। और जब हमने इसमें क्या कर दिया, इसमें हम उष्मा दिया, क्या कर दिया, इसमें हमने उष्मा दिया, तो ये हमारे पास 2 भागों में टूट गया, 3 भागों में टूटा है। हमारे पास टूटा क्या है? तो पहला हमारे पास टूटा है Fe2O3 बना है, मतलब फेरिक क्या बना है? हमारे पास फेरिक ऑक्साइड बना है। ये हमारे पास क्या बना है? फेरिस ऑक्साइड बना है। ये हमारे पास फेरिस ऑक्साइड बना है और प्लस में SO2 बना है और SO3 बन गया है। तो क्या करना है हमने फेरस सल्फेट को हमने क्या कर दिया? उष्मा दिया, तो हमारे पास क्या मिला? फेरिक ऑक्साइड मिला। क्या मिला? फेरिक ऑक्साइड मिला और प्लस में हमको SO2 मिला और प्लस में फिर से हमको SO3 मिल गया। तो ये हमारे पास मिल गया है। उसके बाद यहाँ पर एक और हमने ले लिया है, जैसे हमारे पास क्या है? CaCO3 है। इसको जब हमने अभिक्रिया कराया, जब हमने इसको उष्मा दिया, तो ये हमारे पास 2 भागों में टूट गया। 2 भागों में कैसा? मतलब जैसे हमने इसको उष्मा दिया है तो इस 2 भागों में टूटा, तो CaO बन गया और इधर हमारे पास क्या बन गया? CO2 मतलब कार्बन बन गया। तो ये जो हमारे पास उष्मा क्या हो रहा है, इसमें हम उष्मा दे रहे हैं, तो ये हमारे पास उष्मा दे रहे हैं, तो ये 2 भागों में टूट कर बिखर जा रहा है। उसी को कहते हैं उष्माशोषी अभिक्रिया। यहाँ पर हमने लिखा है जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होता है उसे ऊष्माशोषीय अभिक्रिया कहते हैं एवं ऊष्मा द्वारा की गई वियोजन अभिक्रियाएं को ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब जो हमारे पास वियोजन अभिक्रिया है, जैसे हम यहाँ पर अभी हमने देखा, ये हमारे पास वियोजन अभिक्रिया है, तो इसमें हमने क्या कर दिया, जैसे जल में हमने विद्युत अपघटन करा है, जब हमने विद्युत धारा प्रवाह किया, क्या करा? विद्युत धारा प्रवाह किया, तो वो हमारे पास क्या मिल गया? हमको ये 2 गैस मिल गए। क्या मिला? हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, 2 हमको मिले हैं। तो ये हमारे पास क्या हो रहा है? ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ये हमारे पास विद्युत वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विद्युत वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा। तो उसी प्रकार हमारे पास यहाँ पर कह रहे हैं कि यदि हम क्या कर रहे हैं? उष्मा द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया, मतलब उष्मा के द्वारा हम कोई भी वियोजन अभिक्रिया करा रहे हैं, तो उसको हम क्या कर सकते हैं? हम ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कह सकते हैं। अब मैं आशा करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसके आगे। तो यहाँ हमारे पास है विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो कोई भी हमारे पास क्या है? यहाँ पर सबसे पहले तो इसके उदाहरण समझते हैं, जो परिभाषा है इसको समझते हैं। तो क्या यहाँ पर लिखा है? जिन अभिक्रियाओं में कोई अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापन कर देता है, यहाँ पर है होना चाहिए, कर देता है, उन्हें विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब हमारे पास यहाँ पर देख लीजिए, यह हमने Fe ले लिया है और यहाँ पर कॉपर सल्फेट ले लिया है। क्या लिया है? Fe और कॉपर सल्फेट ले लिया है। तो इसमें हमने क्या कर दिया, ये हमारे पास जो कॉपर सल्फेट है, ये हमारे पास क्या है? कम क्रियाशील तत्व है। तो इस कम क्रियाशील तत्व को बाहर भेज देगा और ये जो हमारे पास Fe है इस SO4 के साथ जुड़ जाएगा। तो हमारे पास इसकी जब हम क्या कराएं, ये कम क्रियाशील है तो इसको बाहर भेज दिया और ये हमारे पास क्या कर दिया? Fe इसके साथ SO4 के साथ जुड़ गया और ये हमारे पास क्या हो गया? ये हमारे पास विस्थापन अभिक्रिया हो गया। मतलब कोई भी 2 तत्व है, क्या है? 2 तत्व हैं, उसमें क्या कर दिया? एक नया तत्व आकर उसमें से एक तत्व को बाहर बिक दिया, मतलब जो कमजोर है उसको बाहर बिक दिया और जो हमारे पास अधिक वाला तत्व है उसके साथ जुड़ गया। मान लेते हैं जैसे कि कोई भी आपके घर में, जैसे आपके 2 भाई हैं और उन दोनों भाइयों में से एक तीसरा आदमी आकर इस भाई को मतलब कुछ भड़का दिया, मतलब उसके मतलब कह दिया कि ये तुम्हारे बारे में ऐसे ऐसे बोल रहा था। तो ये क्या कर दिया? इसमें भड़का दिया। तो ये हमारे पास ये जो है ये क्या कर दिया? ये गुस्सा होकर ये अलग चला गया। क्या कर दिया? अलग चला गया और ये जो था यह इसके साथ क्या कर दिया? जुड़ गया। तो इसी को कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। मैं आशा करता हूँ कि आपको विस्थापन अभिक्रिया समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसके आगे। तो इसके आगे हमारे पास है द्विविस्थापन अभिक्रिया।
द्वि विस्थापन अभिक्रिया मतलब तो हमने यहाँ पर केवल विस्थापन अभिक्रिया समझा था। विस्थापन अभिक्रिया मतलब एक था और इसमें हमारे पास इसमें एक तत्व था, इसमें दो तत्व था। लेकिन अब हम क्या समझेंगे, द्वि विस्थापन अभिक्रिया मतलब इधर भी दो होगा, इधर भी दो होगा, तो इसको हम कैसे करेंगे, तो द्वि विस्थापन अभिक्रिया उसे कहते हैं। तो जब हमारे पास द्वि विस्थापन अभिक्रिया, तो अब हमने लिखा है वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्वि विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आयनों का आदान प्रदान मतलब होता है, आयनों का आदान प्रदान मतलब होता है जैसे हमारे पास NO2 है, यह हमारे पास NO2 हमेशा प्लस में रहता है और SO4 है, यह हमेशा दो माइनस में रहता है। क्या रहता है, 2 माइनस में रहता है। और ये जो हमारे पास Ba है, बेरिलियम, ये हमारे पास हमेशा प्लस में रहता है। और ये जो Cl2 है, यह हमेशा क्या रहता है, माइनस में रहता है। हमेशा क्या रहता है, माइनस में रहता है। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ हमने लिखा है अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हमको आयनों का आदान प्रदान हो गया। मतलब जो हमारे पास क्या था, ये जो हमारे पास Ba था, ये इसके साथ जुड़ गया, मतलब इसको साथ जुड़ गया। और जो Na था मतलब सोडियम था, वो किसके साथ जुड़ गया, क्लोराइड के साथ जुड़ गया, मतलब Cl2 के साथ जुड़ गया। तो इसी को हम कहते हैं द्वि विस्थापन अभिक्रिया। और ये आपके बोर्ड एग्जाम में द्वि विस्थापन अभिक्रिया भी पूछा जाता है, तो इसे भी आप याद कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं इसके आगे। तो यहाँ पर देख लीजिए उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो यहाँ पर हमने लिखा है उपचयन किसी रासायनिक अभिक्रिया में समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन होना चाहिए, हाइड्रोजन का ह्रास हो तो उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब हाइड्रोजन का ह्रास हो और ऑक्सीजन की वृद्धि हो। क्या आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो कॉपर में ऑक्सीजन कुछ नहीं था, लेकिन इधर आकर मतलब उत्पाद में आकर हमारे पास ऑक्सीजन जुड़ गया, तो ऑक्सीजन की वृद्धि न हो गई, तो वही हमारे पास क्या हो गया, कॉपर हो गए। कॉपर जो ऑक्सीजन के साथ मतलब जुड़ गया, तो ये हमारे पास कॉपर क्या हो गया, उपचयन हो गया। उसके बाद हमने एक और बात लिखा था कि हाइड्रोजन का ह्रास हो, मतलब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हमारे पास क्या था, हमारे पास CuO था। उपचयन अभिक्रिया। अब मैं आशा करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसके अगले नंबर टॉपिक पर। तो इसका अगला नंबर हमारा टॉपिक है अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया क्या होता है, जस्ट उपचयन अभिक्रिया के उल्टा होता है। जैसे हमने उपचयन अभिक्रिया में पढ़ा था कि ऑक्सीजन का वृद्धि हो और हाइड्रोजन का ह्रास हो, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें हाइड्रोजन की वृद्धि होती है और ऑक्सीजन की क्या होती है, कमी होती है। जैसे यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हमारे पास ZnO था, मतलब इसमें ऑक्सीजन था और प्लस में कॉपर है। तो जब हमने क्या कर दिया, कॉपर नहीं है, ये हमारे पास कार्बन है, तो जब हमने क्या कर दिया, जब हमने इसकी अभिक्रिया कराया तो हमारे पास Zn के साथ था ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन यहाँ से हट गया। Zn के साथ जिंक के साथ अब ऑक्सीजन था, तो जिंक के साथ ऑक्सीजन था, तो ऑक्सीजन हट गया, इसके साथ जुड़ गया, तो और क्या हमारे पास क्या बन गया, तो हमारे पास ऑक्सीजन की क्या हो गई, ऑक्सीजन की हमारे पास ह्रास हो गई, मतलब कमी हो गई। Zn के साथ हमारे पास ऑक्सीजन की क्या हो गई, कमी हो गई, उसी को कहते हैं अपचयन अभिक्रिया। जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन था तो हमारे पास ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, उपचयन अभिक्रिया हो जाएगी। और यहाँ पर एक और हमारे पास है, जैसे यहाँ पर हमारे पास है Cu कॉपर ऑक्साइड है, CuO है, और इसमें हमने प्लस में H2 है। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हमारे पास कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, ऑक्सीजन निकल गया। तो हमारे पास कॉपर के साथ ऑक्सीजन जब निकला है, तो हमारे पास ऑक्सीजन जब निकला है, ऑक्सीजन की कमी हुई है, तो उसी को क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया। तो यहाँ पर हमारे पास निकला है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अपचयन अभिक्रिया हो जाएगा। और यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है, तो हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास इसको यहाँ पर नहीं, इसको ऐसे,
हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है तो हमारे पास हाइड्रोजन की क्या हो गई, वृद्धि हो गई है। तो वृद्धि जब होती है तो हमारे पास अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। अब हम समझेंगे ये हमारे पास लास्ट टॉपिक है रिडक्स अभिक्रिया। क्या है रिडक्स अभिक्रिया? रिडक्स अभिक्रिया क्या होता है, जब उपचयन और अपचयन दोनों क्रिया एक साथ होती है उसी को कहते हैं रिडक्स अभिक्रिया। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है जिन अभिक्रियाओं में एक अभिकारक उपचयित, क्या है यहाँ पर उपचयित होना चाहिए, उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित हो रहा हो तो उसे अपचयन अथवा रिडक्स अभिक्रिया कहते हैं। मतलब इसका कहने का मतलब है कि जब भी हमारे पास उपचयन और अपचयन दोनों क्रिया एक साथ होती है उसको हम क्या कहते हैं, और उसको हम रिडक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर देख रहे होंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमारे पास कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, कॉपर ऑक्साइड है। तो ऑक्सीजन इसमें हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीजन हट गया। ऑक्सीजन मतलब कॉपर के साथ ऑक्सीजन था तो ऑक्सीजन हट गया। तो ऑक्सीजन हटा है तो ऑक्सीजन की कमी हो नहीं रहे, तो जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो उसको हम अपचयन बोलते हैं। और जब हमारे पास हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है, मतलब हाइड्रोजन की क्या हो गई है, हमारे पास वृद्धि हो गई है, हाइड्रोजन की कम वृद्धि हो गई, उसे हम क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया। तो दोनों क्रिया एक साथ हो रही हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, रिडक्स अभिक्रिया। यहाँ पर देख लीजिए Zn है, Zn के साथ ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन हमारे पास क्या है, तो ऑक्सीजन Zn के साथ हमारे पास हट गया है। तो जिंक के साथ हमारे पास हटा है, ऑक्सीजन इधर था, ऑक्सीजन हट गया तो ऑक्सीजन की क्या हो गई, कमी हो गई है। और यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया है, हमारे पास कॉपर के साथ हमारे पास कार्बन, हमारे पास क्या था, कोयला था, इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गया है। मतलब C के साथ हमारे पास क्या जुड़ गया है, हमारे पास ऑक्सीजन जुड़ गया है। तो ऑक्सीजन जब जुड़ता है उसको हम क्या करते हैं, उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये दोनों क्रिया जब एक साथ होने लगती है उसी को हम कहते हैं रिडक्स अभिक्रिया। और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आया होगा और इतना आप टॉपिक तैयार कर लेते हैं तो आपकी बोर्ड एग्जाम में मतलब इस चैप्टर में इससे बाहर नहीं आएगा और बहुत ही अच्छे नंबर से मतलब इस चैप्टर से अच्छे नंबर आप उठा सकते हैं। और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब हम मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। धन्यवाद।